तो अब डेवलपर्स को चूंकि अब थकन आ रही है, लग रहा है कि मकान उस रफ्तार से नहीं बिकेंगे, तो रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल करने के लिए जंतरी के दामों में रीडायरेक्टेड वैल्यूज को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। रीडेवलपमेंट सोसाइटी उठाता है तो उसको डीए करना होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना होता है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट पिछले 5 सालों में अब तक केवल 670 हुए हैं, जिसके बरखिलाफ मार्केट में जो नंबर घूम रहा है वो 2500-3000 का नंबर है कि अगर आप एंड यूजर हो तो मकान खरीद लें, इंतजार ना करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट ने 1 साल पूरा कर लिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब ऐसे में रियल एस्टेट में पिछले 1 साल में क्या बदलाव आया, आइए जानते हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के गुलाम जिया से। गुलाम जी, स्वागत है आपका रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। सबसे पहले तो आपको बड़ी बधाइयाँ 1 साल मुकम्मल करने के लिए और हमारी बेस्ट विशेस के आगे आप इसी तरह साल हर साल अपना प्रोग्राम चलाते रहें और दर्शकों को आपका प्रोग्राम पसंद आता रहे। थैंक यू सर। तो पूरे 1 साल में, जैसे हमने भी 1 साल पूरा किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन रियल एस्टेट में देखें तो काफी बदलाव आए। आपके हिसाब से पूरे 1 साल को हम रिव्यू करें तो कैसा रहा? ये 1 साल जो गुजरा है, इस 1 साल में कुछ तब्दीलियां आई हैं, पर कई सारी चीज़ें बरकरार रही हैं, जैसी थी वैसी ही चलती रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो पिछले 2-3 सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो लग्जरी रियल एस्टेट का है कि हाई एंड वाला रियल एस्टेट बिक रहा है, तेज़ रफ्तारी से बिक रहा है, बेहतरीन प्राइजेस पर हाई एंड प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के दाम, अगर मैं कहना चाहूँ, मुंबई में आज एक पहला प्रोजेक्ट है जो 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट के दाम से बिकता हुआ दिखाई दिया है इस साल। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ब्रेक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये सारे का सारा सीमित है अपर एंड ऑफ द मार्केट जो लग्जरी एंड पर है। दूसरी ओर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो श्रिंक होता चला गया है। जो पिछले कई वर्षों में, आज से शायद 5 या 6 साल पहले 2/3 मकान बिकते थे अफोर्डेबल कैटेगरी में, अब वो सिकुड़ कर 1/3 ही मकान रह गए हैं जो उस कैटेगरी में बिक रहे हैं, और जो बाकी है अपर कैटेगरी में 40 से 45% मकान लग्जरी कैटेगरी में बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये एक चीजें थी जो इस साल में होती हुई दिखाई दी, जहां तक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का सवाल है। लेकिन क्विकली अगर हम ऑफिस की तरफ भी नजर डालें, ऑफिस रियल एस्टेट ने पिछले साल दिसंबर में, जो साल भर का नंबर अगर आप देखें, दिसंबर में 72 मिलियन स्क्वायर फीट का ट्रांजैक्शन करके सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर साबित हुआ है 2024। और 2025 की शुरुआत, आज हम बैठे हुए हैं 31 मार्च क्लोजर, फर्स्ट क्वार्टर अपने आप में बेहतरीन क्वार्टर रहा है। 28 मिलियन स्क्वायर फीट का ट्रांजैक्शन एक क्वार्टर में। तो ये अपने आप में ऐसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक होते चले हैं। ऑफिस स्पेस बिल्कुल तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में चाहे जितने भी फिक्र के बादल छाए हों, चाहे वो वॉर को, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, मिडिल ईस्ट का डिस्टर्बेंस हो, या अमेरिकन प्रेसिडेंट के नए टैरिफ्स हो, इन सब के बावजूद मुंबई का, भारत का जो रियल एस्टेट है, ऑफिस रियल एस्टेट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। तो पिछला 1 साल, जो आपका 1 साल मुकम्मल हुआ, उसके साथ रियल एस्टेट में ये तब्दीलियां हुई जिनका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो जबकि अब ऑफिस स्पेस इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इतना उसमें इजाफा दिखा है, तो उसके साथ साथ रेसिडेंशियल भी बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि लोग ऑफिसेस में जाना शुरू करेंगे, जहाँ पे भी, जिस शहर में भी जाएंगे वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो क्या अभी रेसिडेंशियल, लग्जरी रेसिडेंशियल से निकल के डेवलपर्स को अफोर्डेबल, मीडियम लग्जरी सेगमेंट को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब डिमांड तो वहाँ पे भी बढ़ेगी, ना कि टॉप लग्जरी? देखिए, यहाँ पर अब थोड़ा सा हम डेटा का या नंबर्स का सहारा लेते हैं। मैं आपको यूँ समझाना चाहूँगा ये बात कि जो बहुत ही हाई एंड मकान है, 50 करोड़ से ऊपर के मकान है, और जैसे मकान हैं जो 150-200 करोड़ के मकान भी बिक रहे हैं मुंबई और दिल्ली जैसी शहरों में, तो ये जो कैटेगरी है वहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो 50 करोड़ के ऊपर के जो मकान है
ओवरऑल जितने नंबर मकान आज अवेलेबल है मार्केट में, ये सारे मकान 2 साल के अंदर बिक जाएंगे। मैं ये दो चीजों का जिक्र कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये कि इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, कितने मकान आज मार्केट में अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, और उसके सामने मकानों के बिकने की रफ्तार। अगर इन चीजों पर गौर करें तो जो 50 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी, उसमें कोई प्रेशर नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो 10 करोड़ से 50 करोड़ की कैटेगरी है, वहां पर मसला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स ने नई इन्वेंट्री इतनी ज्यादा लॉन्च कर रखी है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेल पर अगर आप नजर डालें तो जो मकान, जो इन्वेंट्री आज 10 से 50 करोड़ की कैटेगरी में आज मौजूद है, इसे बेचने के लिए कम से कम 4 से 5 साल तक लग सकते हैं। तो यहाँ पर एक चिंताजनक माहौल, दृश्य बनता चला जा रहा है, और उसको सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर जो 10 करोड़ से नीचे के मकान है, 10 से 5 करोड़ ले लें, 5 से 2 करोड़, या 2 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से नीचे, ये सारे सेक्टर्स में, ये सारे सेगमेंट्स में आज भी 2 साल के अंदर जितनी इन्वेंट्री है वो बिक जाएगी। हम उमूमन जब वेलोसिटी ऑफ सेल देखते हैं तो पिछले 10 क्वार्टर्स का जो एवरेज, रोलिंग एवरेज है, उसका हम जिक्र करते हैं। तो उस रफ्तार को देखते हुए ये इन्वेंट्री कोई बहुत चिंताजनक नहीं है। लेकिन जो अपर एंड है, वहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि आपने उसको जोड़ने की कोशिश की है अफोर्डेबल हाउसिंग से, तो यहाँ पर मैं ये मसला रखना चाहता हूं कि जब अपर एंड मार्केट में माल तेज रफ्तारी से बिकना शुरू हुआ, तो डेवलपर्स ने अपने सारी कुव्वत, अपना सारे साधन, अपने सारे जितने रिसोर्सेज थे वहां लगा दिए, क्योंकि एक तो रफ्तार तेज है, दूसरे वहां मार्जिन बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर है। तो सारे डेवलपर्स उस सेगमेंट में चले आए, और यही एक कारण है कि जिस कारण से सडनली बहुत ज्यादा इन्वेंट्री उस सेगमेंट में बन गई है। तो अब डेवलपर्स को चूंकि अब थकन आ रही है, लग रहा है कि मकान उस रफ्तार से नहीं बिकेंगे, लोगों को, डेवलपर्स को दिखाई दे रहा है कि उनकी इन्वेंट्री सेल, वेलोसिटी ऑफ सेल बढ़ रही है, तो अब उनको ये दिखाई देना आवश्यक है कि यहाँ से फोकस हटाकर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ दोबारा ध्यान दें। आज से 5 साल पहले यही डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते थे, अब उन्हें दोबारा वहां देखना आवश्यक होता चला जाएगा, क्योंकि जो इन्वेंट्री और बढ़ रही है, वो सेगमेंट में, जो अपर एंड वाला सेगमेंट है, वहां पर तकलीफ बढ़ने के कारण डेवलपर्स का फोकस अब अफोर्डेबल हाउसिंग पे दोबारा आना बनता है। रैशनली ये बनता है, क्योंकि डेवलपर्स को बिजनेस कंटिन्यू रखना है, तो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान देना जरूरी होता चला जा रहा है। वहीं हम देखें तो अब तक था कि भाई कहीं ना कहीं राज्य सरकार छूट दे रही थी, कहीं स्टैम्प ड्यूटी में हो या किसी और वजह से हो। सडनली हमने देखा नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत रेडी रेकनर रेट के बढ़ने से हुई। मुंबई में, गुजरात में चल रहा है कि जंतरी बढ़ सकते हैं। तो ये क्या एक सिलसिला आपको लग रहा है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देखा जा सकता है और उसकी इम्पैक्ट कहीं रेट्स पे पड़ेगी? इसकी शुरुआत, इस आपकी सवाल का जवाब मैं शुरू करूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट से सारे रियासतों को, सारी स्टेट को एक डायरेक्टिव आया है कि वो जंतरी रेट कह लें, सर्कल रेट कह लें, रेडी रेकनर रेट कह लें, को प्रोफेशनली और बेहतर तरीके से दुरुस्त करें। उसका कारण ये है कि ये अंतर इतना बढ़ गया है। बहुत सारे, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों से रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाए नहीं गए हैं, और उसका असर यूं पड़ा है कि इन्हीं पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में जो उभार आया है वो इतना ज्यादा है कि अगर हम एवरेज की भी बात कर लें, तकरीबन 30-35% तो सारे ही मकानों के दाम बढ़े हैं। लेकिन जो अपर एंड है, कई सारे मकानों, कई सारे लोकेशंस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 70-80% तक बढ़े हैं इन 3 सालों में। तो अब यूं समझ लें कि जो 100 रुपए की चीज आज से 4 साल पहले थी रेडी रेकनर के हिसाब से, उसका दाम आज कम से कम 130-135 तो हो ही गया है, लेकिन कुछ केसेस में 180-190 भी चला गया है। अब इसका मसला कहां पैदा होता है कि यहाँ खरीदार के सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो ये कि लीगली जो सही रास्ता है वो चुने, और जो दाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है उस दाम से आप अपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं, या ये कि रेडी रेकनर वैल्यू। अगर आप रेडी रेकनर वैल्यू को देखते हैं जो आज तकरीबन 30-40% कम चल रही है, तो हो सकता है कि किसी के मन में ये शंका आए कि अब हम कैश लेते हैं कि 100 रुपए हम जो जंतरी दिखाता है वो हम उसी दाम पर हम पेपर साइन करेंगे, बाकी का दाम हम कैश में लेंगे। तो ये जो कैश इकोनॉमी के बढ़ने की आवश्यकताएं दिख रही हैं, जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो खतरनाक है। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ इसलिए कि उनको बेहतर कलेक्शन होते, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर 3 साल मुंबई में उन्होंने अपने दाम नहीं बढ़ाए, उतना रेवेन्यू लॉस हुआ है।
क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस इतने बढ़ गए। अगर रेवेन्यू वो उन्होंने भी रेडी रेकनर वैल्यू भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस के साथ उसके कदम ब कदम बढ़ती चली जाती तो आज गवर्नमेंट का रेवेन्यू और ज्यादा होता। तो रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल करने के लिए जंतरी के दामों में रेडी रेकनर वैल्यूज को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और ये जो इसका असर अगर आप देखें, लोगों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके कारण दाम बढ़ जाएंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं उसको एग्जांपल दूं, अगर जो मकान 100 रुपए में बिक रहा था रेडी रेकनर की वजह से वो 105 हो गया, 5% बढ़ी है मुंबई में। तो अगर मैं 105 कह लूं, वो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है उस पे आप 6% आपकी स्टैंप ड्यूटी बढ़ने वाली है, जो मुश्किल से 0.3 या 0.4% है। उसके सामने आपके मकानों की कीमतें 35% बढ़ चुकी हैं। वो 35% के सामने 0.3-0.5% अगर आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दे रहे हो, जो वापस आ रहा है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा आपके बेहतरीन फैसिलिटीज पर ही खर्च करनी है। तो ये मान लेना कि मैं केवल रेडी रेकनर वैल्यू के बढ़ने के कारण दाम महंगे हो जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपके सामने है कि जो 40% मकान की प्राइसेस बढ़ चुके हैं उसके सामने स्टैंप ड्यूटी का इम्पैक्ट आपका शायद 0.3% आने वाला है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके प्रॉपर्टी खरीदने के फैसले पर, हाँ या ना, इसमें कोई इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रेडी रेकनर वैल्यू को बहुत ज्यादा, जंतरी रेट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे देना गलत है। लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि जंतरी रेट या रेडी रेकनर रेट्स के बढ़ने या घटने से आपके मकान खरीदने या ना खरीदने के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जब दाम की बात आई है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा न्यूज़ में हम देखते हैं कि भाई दाम घट रहे हैं, यहाँ पे क्रैश हो रहा है, वहाँ पे क्रैश हो रहा है, लेकिन जब 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आते हैं वो कुछ अलग ही बयां करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे दिखता है प्रॉपर्टीज का। इसको तालमेल में कैसे जोड़े? क्या दाम इसी रेट पे आगे बढ़ेंगे, स्टेगनेंट रहेंगे या कम होंगे? आपके इस सवाल के जवाब में मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो हमने शुरुआत जहाँ से की थी, कि जहाँ डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेगमेंट वाइज देखना होगा कि जो एब्सोल्युटली हाई एंड सेगमेंट है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिड टू हाई एंड सेगमेंट है, जिसका मैंने 10 से 50 करोड़ वाले मकानों की बात की, वहाँ पर चिंता बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर मकानों के दाम बढ़ने का कोई सवाल मुझे नहीं दिखता। और दूसरी तरफ अगर हम रीजन्स की बात करें, दिल्ली और मुंबई में मकानों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। साल भर का जो ग्रोथ आई है 14% या 13% जो दिल्ली और बेंगलोर में बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और उसके कारण मकानों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ने के कारण अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन आया है। और ये दोनों जगह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेंगलोर और दिल्ली, यहाँ पर मकानों के बिकने की रफ्तार गिरी है, मकानों की खरीदारी घटी है। तो ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि अफोर्डेबिलिटी का एक लिमिट होता है, ख़रीदार के जेब का एक साइज़ है, उससे आगे अगर दाम चले जाएं तो फिर दाम मार्केट और हर चीज़ गिरना शुरू होगी। तो हम वो देख रहे हैं कि इस समय केवल वो एक छोटा सा सीमित जो एक सेगमेंट है वहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं दाम बढ़ने के कारण, और इन्वेंट्री ज़्यादा होने के कारण अब कोई चांस नहीं है बढ़ने का। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा सेगमेंट है, चलिए अब चलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि पिछले कम से कम 3-4 सालों में डेवलपर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तकरीबन बंद कर रखा है। और इसका दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक नए रूप में हमारे सामने दोबारा आई है अक्टूबर 2024 के बाद, अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं अफोर्डेबल हाउसिंग के खरीदार को मिल रही हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस, जानकारी बढ़ रही है, अब लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के मकान खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई सीमित है। और चूंकि डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अब ये मसला खड़ा हो रहा है कि जैसे अगले साल 2 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोग अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अवेयरनेस के कारण जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो लेना शुरू करेंगे। मकानों की तादाद, मकानों के नंबर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, वहां पर प्राइस बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और वो मेरे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में मकानों की दरों के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा हो, तो वहां पर तो लोग बहुत अफोर्डेबल में बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो हमें आवश्यकता है इस बात की कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर सीरियसली
ध्यान दिया जाए और वो डेवलपर्स जिन्होंने अपने सारे साधन लग्जरी हाउसिंग की तरफ लगा रखे हैं वहां से ध्यान हटा के अब अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान आकर्षित करना जरूरी बनता चला जा रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें और हम मुंबई में रहते हैं तो ये कह रहे हैं ना मिसमैच है, यहाँ पे ये वर्ड का बहुत मिसमैच हो रहा है क्योंकि आज मुंबई में 1-1.5 करोड़ से नीचे कुछ नहीं मिल रहा है और स्काई इज द लिमिट तेजी दिख रही है। लेकिन मुंबई में अब जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है रीडेवलपमेंट। किस तरह से आप पूरी मुंबई को रीडेवलप होते देख रहे हैं, कैसी डिमांड है, सेल्फ रीडेवलपमेंट की कितनी डिमांड है, आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे? मैं आपके इस सवाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। पहला हिस्सा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट है मुझे नहीं लगता उसको अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई उस पर इफेक्ट होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का रीडेवलपमेंट कोई ज़्यादा मसला हल नहीं होना है, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी का अगर आपने जिक्र किया, आप जो 1.5 से 2 करोड़ की बात कर रहे हो, आप यकीन माने अफोर्डेबल हाउसिंग का जितना बड़ा सेगमेंट मुंबई में है, इंडिया के जो भारत के जो टॉप 8 शहरों में है, उतना और किसी शहर में नहीं है। आप 50 लाख से नीचे के मकान भी खरीद सकते हो मुंबई में, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, जैसे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, बेटर रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो इन सब के चलते आपको शायद फासला ज़्यादा हो लेकिन मकान तो अवश्य मिलेंगे। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप में इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बनाया जाता है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि साउथ मुंबई में रहें तो शायद आपको 150 करोड़ देने होंगे, लेकिन अगर आप फासला आपके लिए मैटर नहीं करता, थोड़ा ट्रेवल करने के लिए अगर आप उतना तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो, आमादा हो, तो 50 लाख में आपको मकान शायद 40-50 किलोमीटर दूर वीटी से या सीएसटीएम से या चर्चगेट से आपको 40-50 किलोमीटर दूर आपको मकान मिल जाएंगे। इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आते हैं रीडेवलपमेंट की ओर। रीडेवलपमेंट सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड है मेरे विचार। मेरा जो डेटा कहता है कि हम जब रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जो डेटा मार्केट में घूमता फिर रहा है कि तकरीबन 2000 सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट हो रही हैं, 2000-2500 के नंबर घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं रजिस्ट्रेशन का नंबर देखूं, IGR जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, जहां पर DA होता है, जब कोई भी डेवलपर रीडेवलपमेंट सोसाइटी उठाता है तो उसको DA करना होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना होता है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट पिछले 5 सालों में अब तक केवल 670 हुए हैं, जिसके बरखिलाफ मार्केट में जो नंबर घूम रहा है वो 2500-3000 का नंबर है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। हाँ ठीक है, रीडेवलपमेंट बनता है, होना है, हो सकता है 2500-3000 सोसाइटीज सोच रही होंगी रीडेवलपमेंट करना, लेकिन जो मकान रीडेवलपमेंट स्टेज पर पहुंच गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स पहुंच गए हैं, वो केवल 650 या शायद 700 से ऊपर नहीं है। और ये सारे ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, वो 650 में से केवल 30-35 ऐसे हैं जो 1 एकड़ से बड़े हैं और मेजॉरिटी तकरीबन 500 ऐसे हैं जो 10,000 स्क्वायर फीट या उससे छोटे हैं। मतलब ये इतनी छोटी छोटी सोसाइटीज हैं कि जहां पर ना सिर्फ बहुत कम इन्वेंट्री आ रही है, लेकिन ऐसे भी हैं कि जिसमें शायद जो डेवलपर रीडेवलप कर रहा है उसमें ज्यादा तो 10 या 15 नए मकान बना पा रहा है जो मार्केट में बेचेगा। 20 से 25 मकान तो सोसाइटी के ओनर्स को ही बेच चले जाएंगे, 10-15 नए मकान आ रहे हैं जो मार्केट में बिकेंगे। तो ये जो नंबर सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के लेके जो एक इतना बड़ा एग्जैजरेशन है, उसको ठीक से समझना आवश्यक है। और ये कहना कि उसके कारण बहुत बड़ी इन्वेंट्री मार्केट में आ जाएगी, दुरुस्त नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि 35 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिनका साइज 1 एकड़ से ऊपर, लैंड साइज 1 एकड़ से ऊपर हो। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको सामने रख के अगर हम दोबारा रीडेवलपमेंट के मैटर पर गौर करें तो ये एहसास होगा कि इसमें बहुत ज्यादा हवा भर दी गई है, ये एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, रियलिटी थोड़ी सी अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो हाल ही में सरकार ने भी बहुत सारी ऐसे घोषणाएं की है कि हम मुंबई में घर बनाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा घर बनाएंगे, लेकिन क्या मुंबई में जगह है? देखिए, जो सरकार का के डेवलपमेंट का विषय है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, धारावी सबसे बड़ा है, उसके बाद जो आपके ये कॉलोनीज की रीडेवलपमेंट हो रही है, जिसे क्या कहते हैं हम, जो 3 बड़ी कॉलोनीज है उसमें तकरीबन साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई में बहुत बड़ा म्हाडा रीडेवलपमेंट कर रही है।
तो इन सबको अगर आप देखें तो ये 1.5-2 लाख मकान बनाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जगह है जहाँ पर रीडेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है म्हाडा के अंतर्गत कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। वो अगले चंद सालों में हम वो इन्वेंट्री देखेंगे। लेकिन ये कि जो रीडेवलपमेंट सोसाइटीज के हैं वो अलग ही स्केल पर है, उसको आप गवर्नमेंट से कंपेयर नहीं करते। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है तो क्या नए एरियाज अनलॉक होते दिखेंगे? ये नए एरियाज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप धारावी की बात करें, ये कोई नया एरिया नहीं है। अपार्ट फ्रॉम धारावी और दूसरे भी जो बड़े हैं, वर्ली है, लोअर परेल है, ये 2-3 जो लार्ज प्रोजेक्ट्स जो अंडर डेवलपमेंट है, अगले कुछ सालों में आप देखेंगे जहां म्हाडा मकान मार्केट में लाएगी। ये नए लोकेशंस नहीं है। जो टिपिकली नए लोकेशंस की जब आप जिक्र करते हो तो आप सोचते हो कि शायद पनवेल के आगे या पालघर के आगे, वहां पर प्लानिंग चल रही है। गवर्नमेंट ने जो मुंबई 3.0 की बात की है, जो पनवेल पेन के आगे, वो जो फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक डेस्टिनेशन है, वो अगले 30-40 साल में मुंबई में जुड़ के एक नया डेस्टिनेशन बनेगा। लेकिन अगले 10-15 साल में आपकी हमारी जनरेशन के लिए या मेरी जनरेशन के लिए, मैं आपको अपने जनरेशन में नहीं लाना चाहता, ये जो मुंबई की बात कर रहे हैं उसमें काफी मकान है और गवर्नमेंट म्हाडा भी बहुत सारे मकान डेवलप करेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। वही हम देखें तो क्योंकि शेयर मार्केट और रियल एस्टेट को क्लब करके देखा जाता है, अगर मार्केट में तेजी आए तो रियल एस्टेट में भी कहीं तेजी दिखती है। अभी के इक्वेशन आपको कैसे लग रहे हैं? चिंता का विषय तो जरूर है ये, क्योंकि खास तौर से जो अपर एंड ऑफ द मार्केट है, लग्जरी एंड, जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो इक्विटीज मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में, और उस पैसे से आप मकान रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो, वो सेक्टर अब इम्पैक्ट होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले तकरीबन 4-6 महीनों से लगातार मार्केट में गिरावट है और आज भी लग रहा है कि शायद और कुछ करेक्शन हो जो टैरिफ के चलते हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपर एंड है उसमें तो कंटिन्यूसली एक मसला बना हुआ है। लेकिन जो लोअर एंड है अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसका स्टॉक एक्सचेंज से कोई ज़्यादा नाता है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग सेंटर स्टेज पर आने वाला है, वहाँ पर आपको इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अपर एंड है वहाँ पर तो स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और आगे चलते हुए मसला होता दिख रहा है। लेकिन क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है यूएस के टैरिफ का जो प्राइस हो रहे हैं उससे? देखिए, वो टैरिफ वॉर जो है ये तो चलती रहेगी। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत बड़ा अलग ही मसला है, अलग ही नंबर है। उसको उससे जोड़ देना अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस किस सेक्टर में इम्पैक्ट होगा। ऑटोमोबाइल में होगा, फार्मा में होगा, केमिकल में होगा। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हमें समझना थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय देना होगा समझने के लिए कि टैरिफ वॉर के कारण क्या असर होगा। और इसके चल के और भी सारी अटकलें हैं कि नए दोस्त बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अमेरिका के साथ ही करना हो। नए मुल्क, नए शहरों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध बेहतर हो सकते हैं, ट्रेड संबंध बेहतर हो सकते हैं। तो उसके कारण मुझे इस समय कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट भारत पर होता हुआ दिख नहीं रहा जितना कहा जा रहा है। वक्त बताएगा कि सच्चाई क्या है। आने वाला एक साल कैसा रहेगा फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई प्राइस कम होंगे या नहीं, डिमांड कैसी रहेगी, क्या आप बताएंगे? देखिए, प्राइस करेक्शन की बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें तो बेहतर है। क्योंकि उमूमन ये होता है कि ख़रीदार सोचता है कि अगर प्राइस करेक्ट होना शुरू हो जाए तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़े वक्त बाद खरीदेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वक्त अभी आया है कि जहां प्राइस करेक्शन रिवर्सल, अब तक तो प्राइस ऊपर जा रहा है, उसमें रिवर्सल होता हुआ मुझे अगले एक साल में तो नहीं दिख रहा। अगर मैं जो अपर एंड की भी बात कर रहा हूं, वहां पर भी कुछ समय स्टेबिलिटी में लगेगा कि अगर जो जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे थे, एक स्टेज पर जाकर वो बढ़ना रुक जाएंगे, लेकिन गिरावट शुरू हो उसमें अभी समय है। तो चूंकि आपने मुझे एक साल का समय दिया है, इस एक साल के समय में तो मैं प्राइस गिरता हुआ नहीं देख रहा। और इवन मार्केट, अगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखें, इस समय इन टॉप 8 शहरों में जिनका हम जिक्र उम्मन करते हैं, ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख मकान एक साल में बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बरकरार है। और उसके सामने जिस सेगमेंट का मैं जहां पर चिंता का विषय बता रहा हूं, वो शायद 3,500-4 हजार मकान उस सेगमेंट में आ रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है। उसके अलावा हर तरफ, चाहे वो मिड एंड हो, लोअर एंड हो, वहां पर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है।
तो केवल उस एक सेगमेंट के कारण ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना दुरुस्त नहीं होगा। तो 1 साल का जो वक्फा आपने मुझे दिया है उसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हुए नहीं देख रहा। दाम बहुत ज़्यादा या एक्चुअली स्टेबल रहेंगे, अगर उठे तो उठ सकते हैं लेकिन स्टेबल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ख़रीदार हो तो आपके लिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आप एंड यूज़र हो तो मकान ख़रीद लें, इंतज़ार ना करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, आप सिर्फ निवेश के लिए मकान ख़रीदना चाहते हो, तो मैं आपको ख़बरदार करना चाहूँगा कि ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मकानों के प्राइस के बढ़ने की रफ्तार भी 7-8% से ज़्यादा नहीं होती सालाना। उसके सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देख लें या फिर लिक्विडिटी का मसला देख लें। इन सबको देखते हुए मेरा मशवरा आपके सारे दर्शकों को यही है कि एज एन इन्वेस्टर मकान खरीदने में अपना वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और ये पूरी डिस्कशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू Thank सो you. मच।